हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आज के दिन में मैं सारे के ये 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दूं। और बहुत कुछ नए साथी जुड़े हैं और मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। और जो भी उनको जो जो डाउट्स हैं, जैसे कि इसमें कितने, जैसे हिंदी आएगी या कुछ और चीज़, जैसे जीके आएगी या दूसरा क्या क्या आएगा, इस आपके जो कैनिंग का जो सिलेबस है इसमें 3 यूनिट हमारी जनरल सी हैं, कंपलसरी जो हैं 3 यूनिट वो आएंगी और 7 यूनिट और कैनिंग से ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं। और इसमें जीके जो आएगा तो कैनिंग से रिलेटेड जीके आएगा, मतलब जैसे कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है फूड साइंस का, इस तरीके से जो जीके हैं। जीके जैसे कौन उसका, जैसे कैनिंग का फादर कौन है, बॉटलिंग वाला वो है, जैसे कैनिंग में बुक किसने लिखी है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आएंगे। जीके कैनिंग का जीके होगा, नॉर्मल वैसा जीके नहीं होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला जीके कुछ नहीं होगा। तो और 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट टोटल 10 यूनिट हैं। 3 और 7 पीछे की दी हैं उसने, वो कैनिंग के बारे में, जैसे जैम जेली मैर जो मार्मलेड जो वो हैं प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में, और भी 3 4 5 6 टॉपिक्स हैं। तो वो सब इजी टॉपिक हैं, इतने कठिन टॉपिक नहीं है। लेकिन क्या है कि उनको अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उनको क्या कहते हैं एक्सप्लेन करूं और वीडियो बनाऊं उन पर, तो आप लाइक्स करें। और आप कम से कम, जो मैंने टारगेट हमने बना रखा है कि 20 लाइक्स अगर वीडियो में होंगे, जैसे आप जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, अगर 20 लाइक्स अगर एक वीडियो में आए तो मैं आगे को सिलेबस एक वीडियो में भी आगे को एक एक यूनिट में भी कंप्लीट करता जाऊँगा। यूनिट या चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक को, एक एक टॉपिक में मैं डीपली वो कर दूंगा। और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद हमें फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी होगी, वो भी मैं कराऊंगा आगे को। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ बीच बीच में मैं आपको एमसीक्यू की भी अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। आपने ये देखा होगा कि जो आपका 2016 वाला जो यूबीटीआर ने क्वेश्चन पेपर कराया था फूड प्रोसेसिंग का, कैनिंग सुपरवाइज़र का, तो उसमें उसने जनरल जो साइंस है, जो विज्ञान के केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन ज़्यादा दिए थे। तो हमारा इस बार भी बायो और केमिस्ट्री का सिलेबस है सब है। और जो ये क्वेश्चन पेपर है, जो ये मैं जिसे डिस्कस कर रहा हूँ 2019 वाला, तो इसमें ये जो क्वेश्चन पेपर है, जो ये हमारे इसमें इसको पढ़ाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये हमारे फैकल्टी ने ही और जो हमारे सुनील कुमार नवानी सर हैं, जो मुझे लगता है कि उनके द्वारा, जैसे जो कमेटी बना, जैसे आयोग जब भी क्वेश्चन पेपर बनाता है तो वो मेंबर रहे होंगे। और क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो उन्होंने हमें पढ़ाए थे, और मुझे लगता है कि वो भी उसके मेंबर रहे होंगे और उन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट किया हुआ है। लेकिन जो 2016 वाला, जो 2016 के आसपास में जो यूबीटीआर ने कराया था, उसमें बिल्कुल अलग तरीके का फॉर्मेट था। तो हमें दोनों तरीके से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है तो ये इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आने का चांस तो है ही है। और वो जो जनरल केमिस्ट्री और जो बायो और उस तरीके का जो सिलेबस दे रखा है इसने, माइक्रोबायोलॉजी सैनिटेशन, उस पर भी जैसे माइक्रोबायोलॉजी पे क्वेश्चन पे ज़्यादा करके, और केमिस्ट्री वाला जो इसने केमिकल फूड जो बेसिक साइंस दे रखा है, उस पर ये टफ क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है और हमें सिलेक्शन से दूर कर सकता है ये। इसलिए हमें उस फैक्टर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस चीज़ से हमें तैयार करने के लिए मैं आपको जो लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है उसको, ये लैब असिस्टेंट के जितने भी पेपर हुए हैं वो केमिस्ट्री के और बायो के, उनको भी मैं क्वेश्चन के भी पीडीएफ, ये जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी डिस्कस करूँगा। तो और आप लोग निश्चिंत रहिए, आप अच्छे से तन मन धन से पढ़ेंगे तो ज़रूर सिलेक्शन होगा। और मेरा भी बिजी शेड्यूल रहता है, इसलिए आप लाइक्स कीजिए और लाइक्स करके कमेंट में अपना वो बताइए कि किस तरीके से इसको और मॉडिफाई किया जा सकता है। आप जितने ज़्यादा लाइक्स देंगे और जितना लाइक करेंगे, मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। अगर थका भी रहता हूँ और स्वास्थ्य ठीक नहीं भी होता है तो तब भी वो मन करता है कि वीडियो बनाऊँ। तो चलिए आप शुरू करते हैं, आगे को शुरू करना।
पहला क्वेश्चन 68 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन व्हेन सेलिनोमीटर रीड 60 डिग्री। कह रहा है जब किसी नमक के घोल में सेलिनोमीटर की माप 60 अंश हो तो उस घोल में कितने परसेंट नमक होगा। 12%, 6%, 15%, 10%। इसको करना बहुत ही, ये जो सेलिनोमीटर है इसकी रीडिंग देखना बहुत आसान है। हमने क्या करना है, जितना भी डिग्री सेलिनोमीटर दिखा रहा है तो हमने क्या करना है, जैसे जो ये ऑप्शन है 12 है, 12 को 4 से, इसको 4 गुना दिखाता है। जैसे परसेंटेज में, जैसे अगर 12, अगर उसमें 6% नमक डाला है, 4%, 15, 10 डाला है, जितना भी डाला है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाए। जैसे 12 गुना 4 करो, बरचक को 48 और 6 चक को 24, 15, ये 15 से करेंगे, 5 चक को 60 और 10 दूनी 10 चक को 40। तो ये 10 ये वाला है हमारा 15 चक को 60, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, 15 4 जा 60। तो इस हिसाब से हम इसको करेंगे। सेलिनोमीटर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखते हैं 69 में, कैरेट इज़ द रिच सोर्स ऑफ, गाजर अच्छा स्रोत है। गाजर किसका अच्छा स्रोत है, आयरन का है, फैट का है, कैरोटीन का है या कार्बोहाइड्रेट का है। लोह का है, वसा का है, कैरोटीन का है या कार्बोहाइड्रेट का है। तो गाजर सबसे अच्छा स्रोत होता है कैरोटीन का। जो गाजर में येलो वाला पार्ट होता है उसी में कैरोटीन पाया जाता है। विच प्रिजर्वेटिव विच इज़ यूज्ड इन टोमेटो केचप, नहीं, केमिकल प्रिजर्वेटिव विच इज़ यूज्ड इन टोमेटो केचप इज, टमाटर केचप में कौन सा रासायनिक प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम सोडियम बेंजोएट ज़्यादा लेते हैं। नमक तो हम नाम मात्र का टेस्ट के लिए लेते हैं। KMSB हम नहीं ले क्योंकि गला चौक हो जाएगा। एसिड भी हम थोड़ा उसका फ्लेवर मेंटेन करने के लिए और हल्का कर लेते हैं, लेकिन सोडियम बेंजोएट ही ज़्यादा, हमें उसमें जो खमीर और वो ना लगे, फफूंद ना लगे, इसलिए सोडियम बेंजोएट यूज़ होता है। अब अगला करते हैं 71, हीट प्रोसेसिंग इज डन आफ्टर, हीट की प्रोसेसिंग, ताप प्रसंस्करण किया जाता है। ठीक है, ये कह रहा है, ऑप्शन दे रखा है, डिब्बों की सीलिंग के बाद, ब्लांचिंग के बाद, लाइव पीलिंग के बाद या सुखाने के बाद। डिब्बों की तो हीट प्रोसेसिंग है, जो हमारा हीट प्रोसेसिंग जो है वो हमारा डिब्बों को सीलिंग के बाद करा जाता है। हीट, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमने जब सीलिंग कर ली उसके बाद जो बैक्टीरिया हैं, जो उसके जो स्पोर्स होते हैं, क्योंकि अगर जब बैक्टीरिया गरम तो हम कर रहे हैं तो उसके बाद भी क्या होता है कि जो बैक्टीरिया उनको इनएक्टिवेट करने के लिए हम फिर से क्या करते हैं, उसको हीट प्रोसेस करते हैं। हीट प्रोसेस हम लगभग अब अपने उसके हिसाब से करते हैं कि जैसे डब्बे का साइज़ देखते हैं या कैन, जैसे जो कैन है उनका साइज़ देख लेंगे, या उनके अंदर एसिडिक है या एसिडिक अगर वेजिटेबल्स हैं तो उनको कम में, उसको 100 डिग्री सेल्सियस में होगा। अगर नॉन एसिडिक हैं जैसे मटर है, ये मटर गोभी, ये चीज़ है, तो इनको 120 डिग्री सेल्सियस में हम इसको वो करते हैं, प्रोसेस करते हैं। टाइम भी उसी हिसाब से एसिडिक में वाले में कम लगेगा, जो उस, और उसमें क्या कहते हैं, जो नॉन एसिडिक होंगे उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम तक हम हीट प्रोसेसिंग करते हैं। और जो ब्लांचिंग है, ब्लांचिंग तो क्या होता है, गर्म पानी में उबलते हुए पानी में उसको डिप करना होता है, उसको थोड़ी देर के लिए गर्म करना होता है, फिर उसको उससे क्या होता है, कच्चापन दूर हो जाता है। लाइव पीलिंग तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि NaOH के सॉल्यूशन में उसको वो डालते हैं, वैसा हम करते नहीं है इसमें। ड्राइंग सुखाते नहीं हैं हम, इसे सुखाने के लिए हीट प्रोसेसिंग सुखाने को नहीं बोलते हैं। 72, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज इज यूज्ड फॉर, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज का प्रयोग किया जाता है। नॉन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या नॉन फ्रूट बेवरेज या नन ऑफ द अबव। तो जो ये है इसको हम एल्कोहलिक, उसमें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसेज को। ठीक है, हम मीठे चीज़ उसमें डालेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, जैसे हमने गन्ने के रस में डालेंगे तो हमारा अल्कोहल बन जाएगा इससे। अब हम पढ़ते हैं अगला, लैक्टोज शुगर इज फाउंड इन मिल्क, शुगर केन जूस, बीट रूट या वेजिटेबल्स। जो लैक्टोज शुगर है हमारा, ये पाया जाता है हमारा दूध में। लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड के लैक्टोबैसिलस से ही लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक जो शुगर होता है उसी को हम उसी से दही बनाई जाती है। और 34, और जो ये लैक्टोज शुगर है ये हमारा, जो हमारे पास जो स्प्राउट्स होते हैं उनमें भी पाया जाता है। जैसे स्प्राउट्स, चने के दालों के जो अंकुरित होते हैं तो लैक्टोज शुगर उसमें भी होती है। 74, विच वैराइटीज ऑफ पियर हैज़ हाइस्ट TSS, सबसे ज़्यादा हाइस्ट TSS किस में होगा, शुगर कंटेंट सबसे ज़्यादा नाशपाती की किस प्रजाति में होगा। तो ये है, ये इसका आंसर है पंजाब गोल्ड। इस तरीके के क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतना, लेकिन हमें कुछ कुछ मेजर जो हैं वो याद होनी चाहिए, स्पीसीज़ याद होनी चाहिए।
अब अगला करते हैं, विच फ्रूट इज नॉट पील्ड बिफोर कैनिंग। फल जो डिब्बाबंदी से पहले छीला नहीं जाता। अब बताइए कौन सा फल ऐसा है जो छीला नहीं जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है मैंगो, चेरी, पाइनएप्पल, एप्पल और आम, चेरी, अनानास, सेब, इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए मैंगो को तो हम छिल के डाल सकते हैं और चेरी को हम नहीं छिल पाएंगे क्योंकि उसका बहुत ही बारीक छिलका होता है। पाइनएप्पल को तो बिना छिलके उसका छिलका और जो अंदर का क्रोड होता है उसे हटाना पड़ता है। एप्पल को एप्पल में भी छिलके छिला हुआ डाला जाता है। और जो साइडर है, अगला क्वेश्चन है, साइडर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रूट। साइडर को आज मैं बाहर बैठ के बना रहा हूँ क्योंकि अंदर डिस्टरबेंस होता है, इसलिए अगर हवा की और आवाज़ साफ ना आए तो थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। साइडर बनाई जाती है सेब से। इसमें ऑप्शन दिए गवावा, मैंगो, वॉलनट, एप्पल, सेब। अब अगला क्वेश्चन है 77, फ्रूट पैकेजिंग इज अ प्रोमिनेंट स्टेप ऑफ। फ्रूट की पैकेजिंग करनी है, फलों को पैक करने की महत्वपूर्ण कड़ी है। अब देखो फलों को पैक करना, तो क्या करना है कि इसमें दिया जैसे प्री हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई से पहले फ्रूट को पैक करके क्या करेंगे। और हम जैसे फ्रूट पोस्ट हार्वेस्ट में हो सकता है और स्टोरेज में भी हम पैकेज करके, लेकिन अब हमें ऑप्शन चूज़ करना है पोस्ट हार्वेस्ट या स्टोरेज में से। तो इसमें हम क्या करेंगे, फसल जो है भंडारण तो कुछ समय के लिए, तो यहाँ पैकेजिंग नहीं, ये पूरी पैकेजिंग हमें ढंग से, अच्छी पैकेजिंग होगी तो प्रोडक्ट स्टोरेज में तो पैकेजिंग करनी ही पड़ती है। और उससे ज़्यादा अच्छे से फ्रूट पैकेजिंग जो करें, जब जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है कि पोस्ट हार्वेस्ट, जब हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको, वो स्टोरेज में भी आएगा, सब चीज़ उसी के अंदर कैरी होगी, पोस्ट हार्वेस्ट में होगा। क्योंकि आप देखते होंगे जितने ज़्यादा अच्छे, जैसे मान लीजिए वॉलनट का कोई ये जो अखरोट का पैकिंग आती है, देखिए अब बिल्कुल वैक्यूम वाली आने लगी है अब। तो अलग अलग तरीके की पैकिंग है, तो वही क्या करती है, फ्रूट को पैकेजिंग करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। 78, विच गैस इज यूज्ड इन इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग प्रोसेस। इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है। लिक्विड CO2, हाइड्रोजन, लिक्विड अमोनिया, इथाइलिन। द्रव CO2, हाइड्रोजन, लिक्विड अमोनिया या एथिलीन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल क्विक करनी है ना, तुरंत। अब जैसे हमने मान लीजिए फ्रिज में रखा तो कम से कम 2 घंटे चाहिए होंगे उसको ठंडा होने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिक्विड जो हमारे पास वो है, इनमें से इसमें लिक्विड अमोनिया दिया हुआ है, लिक्विड वो भी हो सकता है, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन ज़्यादा बेटर आंसर है। लेकिन अगर लिक्विड नाइट्रोजन नहीं है तो फिर आंसर लिक्विड CO2 बेटर वो है इसका आंसर। फिर बेस्ट वैरायटी ऑफ, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा 78 का। 79, बेस्ट वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल फॉर कैनिंग। अब ये देखिए, ये अगर आपने अपने इंस्टीट्यूट में जब कोर्स के दौरान अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो ये बहुत बार पढ़ाया गया है कि ये कई बार क्वेश्चन में भी आया है कि जाइंट क्यू जो है तुम हमारा 79, जाइंट क्यू क्या है, अनानास की डिब्बाबंदी हेतु उत्तम किस्म का पाइनएप्पल है। न्यूटन हमारा उसके लिए रहता है क्या, ये सेब की वैरायटी में गिना जाता है। और अगला है 80, गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। कह रहा है वेजिटेबल ऑयल, ये मैंने क्वेश्चन जो सिलेबस वाले में था उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें क्या मैंने ये आप दोबारा से बता देता हूँ, गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल का मतलब है सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, जो भी तेल है। अगर इस तेल में हम कौन सी गैस लगाएंगे कि हमारा वनस्पति घी जो बोलते हैं, जैसे डालडा बोलते हैं, उसमें डालडा कंपनी का नाम है, तो वो वनस्पति घी ही बेचती है, तो वनस्पति घी बना देती है कहते हैं। तो हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन गैस को अगर आप वेजिटेबल ऑयल मतलब सरसों के तेल के साथ से पास कराएंगे और तो उससे क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा वनस्पति घी बन जाएगा। लेकिन अगली बार वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है घुमा के कि कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है। कैटलिस्ट इसमें होता है निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस पास करेंगे अगर वेजिटेबल ऑयल से, तो हमारा ये वनस्पति घी बन जाएगा। अब व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFTRI। CFTRI का पूरा नाम क्या है। CFTRI जो है फूड, ये जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये पूरे हमारे देश की, हम पूरे देश में और दुनिया में इसका काफ़ी नाम है। इसके कोरोना के टाइम पे इसकी काफ़ी जो इसने रिसर्च किए हुए थे, यहाँ के जो साइंटिस्ट ने जो प्रोडक्ट बनाए थे, इम्यूनिटी बूस्टर जो बनाए थे पपीते से और उसके पत्ते के रसों से, उनको लोगों ने उनकी टेक्नोलॉजी लेके
टेक्नोलॉजी लेके उसको उसका पेटेंट ले लिया था और उसको मार्केट में उतारा गया था और उसके अच्छे रिजल्ट आए थे। तो CFTRI क्या है, हमारे पूरे जो कहते हैं हमारे जो फूड इंडस्ट्रीज़ को और सब चीज़ को जो अपनी रिसर्च प्रोवाइड कराता है और एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है CFTRI। और 82, अब अगला है 82, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन नेम ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब दोनों आयंस इकट्ठे होते हैं तो NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 83, प्रोसेसिंग टेम्परेचर फॉर कैनिंग ऑफ फ्रूट इज। फलों की डिब्बा बंदी के लिए अनुकूल तापमान है। प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग टेम्परेचर कह रहा है। प्रोसेसिंग टेम्परेचर मैंने बताया था कि फ़लों के लिए जो है तो फल हल्के एसिडिक होते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होते हैं और जो नॉन एसिडिक होते हैं वो 120 के आसपास प्रोसेसिंग टाइम किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है इसका। 84, फॉर द कैनिंग ऑफ फ्रूट्स द स्ट्रेंथ ऑफ सिरप डिपेंड्स ऑन। अगर हम जब कैनिंग फलों की डिब्बाबंदी के लिए सिरप की क्षमता किस पर निर्भर करती है कह रहे हैं, तो हमने जो सिरप बनाएंगे तो वो कितने पे, वैसे कितने पे, जैसे वो होता है लगभग 30-40 डिग्री, 25 से 30 डिग्री ब्रिक्स का हम जो सिरप बनाते हैं उसको डाल देते हैं उसमें, और 3 से 4% का हम ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं। ब्राइन का मतलब होता है नमक का सॉल्यूशन। जब हम सब्जियों में डालेंगे तो नमक के सॉल्यूशन में डालेंगे, इसमें 25 से 30 डिग्री ब्रिक्स का लगभग हम उसमें डालते हैं जो कैनिंग के लिए जो हम सिरप बनाते हैं, घोल जो बनाते हैं वो। तो इसमें क्या होता है, अब काइंड ऑफ फ्रूट, अब काइंड अगर मान लो फ्रूट बहुत मीठा है पहले से तो हम थोड़ी हल्की भी डाल सकते हैं, और वैरायटी ऑफ फ्रूट अच्छी वैरायटी है और वो है तो हम क्या करते हैं, दोनों को हम कंसिडर करेंगे और इसका आंसर क्या होगा, दोनों सही हैं, ऑप्शन सी बोथ A एंड B। अगला क्वेश्चन है 85 में ये यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक भी हुई है क्वेश्चन पेपर में आयोग द्वारा। तो इसमें क्या है, एंथोसाइनिन है ये। फलों में एंथोसाइनिन उत्तरदायी है। एंथोसाइनिन पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ फ्रूट, वाइट कलर ऑफ फ्रूट, येलो कलर ऑफ फ्रूट या ग्रीन कलर। एंथोसाइनिन रंग होता है, लाल रंग के होते हैं, फल के लाल रंग के लिए जाना जाता है एंथोसाइनिन कलर। ये पिगमेंट जो होता है एंथोसाइनिन पिगमेंट से हमें रेड कलर को मिलता है। और जो हमारा ये कैरोटीन है और ये येलो वो दे देता है कलर। द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूटिज। अब हरे जो कच्चे जो फ्रूट हैं, हरे फलों में कृत्रिम तरीके से पकाने हेतु प्रयोग करते हैं। किसको कृत्रिम से पकाते हैं, पकाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बाइड यूज़ करते हैं। कार्बाइड हमें सस्ती मिल जाती है, 4-5 रुपए की मिल जाती है, और उसको क्या करते हैं हम अखबार में लगा के, अखबार में मोड़ के छोटी छोटी गोलियां बना के हर जगह, जैसे बेल की रिपनिंग करानी है, बेल जो हमारी बेल पत्र होता है, जो बेल की जो शरबत बनती है, उसके लिए अगर मार्केट से हम ख़रीद के लाते हैं पकी हुई बेल, तो अगर कोई कम पकी हुई है तो उसके लिए हम उसको एक डब्बे में पैक करके ऐसे करके पाउच डाल देते हैं। और जो जितने भी जैसे आम है हो गया, केला हो गया, इनमें भी सब हमारा कार्बाइड यूज़ किया जाता है। और जो ये कार्बाइड है ये बहुत ही ख़तरनाक भी रहता है, क्योंकि अगर वो क्या कहते हैं, जो इसको बेचने वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बाइड का ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो कैंसर कॉजिंग है। इसलिए जो FSSAI है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है कि आप बिल्कुल लिमिटेड करेंगे, और अनलिमिटेड जो एक्स्ट्रा वो डालते हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो इसका ऑप्शन है इथाइलिन, ऑप्शन बी सही है। 87, विच वेजिटेबल इज़ नॉट ब्लांच्ड बिफोर ड्राइंग। कह रहा है किस सब्जी को सुखाने से पहले गर्म पानी में डुबोया नहीं जाता, जिसकी ब्लांचिंग नहीं की जाती। अब ऑप्शन है पालक, फूलगोभी, टमाटर, प्याज। पालक और कॉलीफ्लावर, टोमेटो और ओनियन। तो और इसका आंसर है ओनियन, क्योंकि ओनियन को अगर हम गर्म पानी में ब्लांच करेंगे, ब्लांच करने का मतलब होता है उसका कच्चापन भी करता है, और जो कभी कच्चापन करता है, लेकिन ओनियन में, और जैसे मान लीजिए वो है लहसुन है, इनको हम नहीं करते क्योंकि इनकी जो स्मेल होती है, इनमें जो ऑयल होता है ना वो निकल जाता है उससे, उससे चला जाता है। तो फिर हमें जैसे फिर हम उसको सुखाएंगे तो उससे प्याज की जो वो प्याज वाली जो स्मेल होती है, जो सल्फ़र कंटेनिंग जो स्मेल होती है वो चली जाती है। तो फिर हम अगर सब्जियों में डाल रहे हैं तो प्याज वाला जो स्वाद होता है वो नहीं आ पाएगा, इसलिए हम ओनियन 87 का डी ओनियन यूज़ नहीं करेंगे। 88 है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय। 88 का जो कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय। तो इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूं कि ये आंसर आप देंगे, और ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे,
और इसको आप चाहें तो आप यूट्यूब इसको एक ओपन बुक टेस्ट की तरह मानेंगे, जिसमें ये शर्त रहती है कि आप किसी भी सोर्स से इसका आंसर ढूंढ के ला सकते हैं। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्यों ये जीके के टाइप का क्वेश्चन है, जो फूड साइंस का जीके है, तो ये क्वेश्चन जीके से माना जाता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। 89 अल्कोहल टेस्ट आर यूज फॉर मेजरिंग। अल्कोहल का जो टेस्ट है किसके लिए मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? अल्कोहल टेस्ट जब हम जेली बनाते हैं तो उसमें हम जेली टेस्ट, अगर आपने अपने इंस्टीट्यूट में जिस समय ये जेली बनाई गई होगी तो आपके क्या कहते हैं, आपके जो इंस्ट्रक्टर थे उनके द्वारा आपको एक जेली मीटर से वो टेस्ट कराया गया होगा, उसमें अल्कोहल का यूज़ किया गया था। तो उसे अल्कोहल टेस्ट का यूज़ हम जेली टेस्ट क्यों करते हैं? उसकी जेली बनाते समय गवावा से जब जेली बनती है तो पैक्टिन की मात्रा जांचने के लिए, क्योंकि उसमें हम कुछ कच्चे फल लेते हैं, कुछ पक्के फल लेते हैं, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ पैक्टिन, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। 90 विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू टेस्ट ऑफ पैक्टिन स्ट्रेंथ। पैक्टिन की स्ट्रेंथ, अब ये यहाँ पे इसने अगला क्वेश्चन वहीं पे पूछ दिया कि पहले पूछा उसने कि अल्कोहल किस में यूज़ होता है। अल्कोहल हमने कहा कि भाई पैक्टिन के लिए टेस्ट करते हैं जब हम जेली बनाते समय, और वो जेल मीटर से करते हैं, जेल मीटर बोला जाता है उसको। और व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, तो जेल मीटर है। सेलिनोमीटर नमक के लिए, और वो 4 गुना रीडिंग दिखाता है, ये भी बता दिया। रिफ्रैक्टोमीटर मैंने आपको बता दिया, शुगर को वो करने के लिए, उसकी ब्रिक्स नापने के लिए। लैक्टोमीटर है, दूध का जो पतलापन या गाढ़ापन उसको बताने के लिए, डेंसिटी के बताने के लिए यूज़ किया जाता है लैक्टोमीटर। 91 विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटोज। टमाटर का लाल रंग किस वर्ण से होता है? ल्यूटीन, कैरोटीन, नियोजेंथिन और लाइकोपीन। जो ल्यूटीन है ये हमारे गेहूं में मिल जाता है, इसके रहता है। कैरोटीन हमारा गाजर में, और जेंथिन जो होते हैं हमारी, नियोजेंथिन या जेंथिन जो होती है गम्स में होते हैं, ग्वार गम जो आती हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को बाइंडिंग करने के लिए, पकाने के लिए, जिस तरीके से अरारोट होता है उस तरीके से जेंथिन गम आती हैं, इसमें इसके लिए कह रहा है। और या लाइकोपीन जो पिगमेंट है, इसके कारण से ही टमाटर लाल होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लास वन प्रिजर्वेटिव इज आर। क्लास 1 प्रिजर्वेटिव जब कह रहा है शुगर, सॉल्ट, ऑयल, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे क्या हैं? क्लास 1 है। क्लास 1 का मतलब है जो हमारे घर पे इजीली अवेलेबल है, जिसमें कोई मतलब ऐसा हानिकारक केमिकल नहीं है, जो हम खा सकते हैं, नॉर्मल जो हमारे घर पे किचन पे अवेलेबल है, उसको आप क्लास 1 में ले लीजिए। और क्लास 2 वाले जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो हमारा सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या KMS होता है। और जो बाकी हैं, वैसे फूड में FSSAI ने 2 ही को परमिट किया है। बाकी कुछ और कंट्रीज़ हैं, जैसे उनमें हम थोड़े थोड़े और को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो जिनका नहीं हो पाता है, जिनका यूज़ जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन एंटीबायोटिक को हम और फॉर्म में करते हैं, अगले क्वेश्चन में है वो, उस फिर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रिजर्वेटिव जो क्लास 2 प्रिजर्वेटिव है उनको 2 को ही मान्यता दी गई है। और मतलब वो सॉर्बेट्स भी होते हैं, वो उनको भी यूज़ करते हैं। 93 लेकिन FSSAI जिनको मान्यता देता है सिर्फ 2 ही हैं। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रैपिड रिमूवल ऑफ फील्ड हीट। अब रैपिड रिमूवल ऑफ फील्ड हीट है। अब देखिए बिल्कुल गला बिल्कुल ख़राब हो रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि इस बार 100 क्वेश्चन हो जाएं, तो माफ़ी चाहता हूँ डिस्टर्बेंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ अ रैपिड रिमूवल ऑफ फील्ड हीट। जल्दी से हीट, ये कह रहा है तुड़ाई उपरांत गर्म क्षेत्र की गर्मी को दूर करने के लिए कहा जाता है, इसको बोलते हैं प्री कूलिंग। प्री कूलिंग से क्या होता है कि तो इस मेथड, इसको बोलते हैं हम प्री कूलिंग। ये है रिमूवल मेथड, ये है। तो इससे क्या हो जाता है कि एक तो सारे के सारे रैपिड, क्या होता है कि जैसे हमने उस चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें उसने हीट एब्जॉर्ब कर रखी होगी, तो उसको हीट को वो ओवर कुक ना हो जाए, और बराबर सारी मात्रा में, मतलब लगभग उससे, तभी उसको इस हीट को हटा दिया जाता है। प्री कूलिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए ये है, जैसे फसलों में भी हम क्या करते हैं, धान वान की कटाई हुई तो सबको इकट्ठा कर देते हैं, तो उनके हीट क्या होता है, बराबर हो जाते हैं, कुछ समय के लिए बच जाती है। वो काटते तो सबको एक साथ बीच में बना के उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, और तो उससे क्या हो जाता है कि उसको सब जगह उसको स्प्रेड करने भी करके बचा लिया जाता है।
और इस तरीके से और एक चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमें वही करना। जैसे एक एग्जांपल है, मैं जब स्वदेशी में प्रोडक्शन में था तो वहाँ क्या हुआ कि एक बार हमारे सुपरवाइज़र ने मुझे तो हम प्रोडक्शन में थे तो उसको कहीं जाना पड़ गया था। तो जाने की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने स्टीम जैकेटेड जो केटल होता है उसमें क्या कहते हैं 200 लीटर की वो बनाए, शुगर सॉल्यूशन चाशनी बना दी। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे जाना है, आप इसे बंद कर दीजिएगा। बंद कर दिया। मैंने बोला मैं बंद कर दूंगा। तो उसमें से उसने कहा कि ऐसे इसमें एक उबाल आ जाए, 2 उबाल आ जाए, बंद कर दीजिएगा। मैंने वो एक अपने उसको दूसरे वर्कर को बोल के मैंने बंद करवा दिया। और मैंने वो अगले दिन ढक के रख दिया। मैंने वैसे ढक के रखवा दिया। तो क्या हुआ कि अगले दिन आया तो वो जो सारी जो चाशनी थी वो ब्राउन हो गई थी। वो उसमें ब्राउनिंग, क्योंकि जो एक्सेस हीट जो डबल जैकेटेड केटल होता है उसमें भाप रहती है। भाप की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर उसका बढ़ा रहा तो ब्राउनिंग आ गई। तो 200 लीटर चाशनी हमारी ब्राउन हो गई। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमने क्या किया कि फिर जैसे कोई जो बेल की हमारी शरबत बनती है तो ब्राउन कलर की कलर्ड है, तो उसमें एडजस्ट किया हमने। तो इस तरीके से वो जो प्री कूलिंग मतलब एक्सेस अगर हम प्री कूलिंग ना करें तो इस तरीके से उसको तुरंत से हमने अलग से जो नॉर्मल से जो होते हैं ड्रम्स होते हैं उनमें हमने उसको एम्प्टी करना होता है। इस तरीके से प्री कूलिंग अगर हम सावधानी ना दें तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब अगला है आंवला। आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, आंवला रिचेस्ट सोर्स किसका है, एस्कॉर्बिक एसिड का है। विटामिन सी दूसरा नाम है इसका। और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक सब्सटेंस। माइल्ड एंटीसेप्टिक कह रहा है, मृदु प्रतिरोधी पदार्थ कौन सा है। तो ये तो जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा सोडियम बेंजोएट, फिर फूड कलर या शुगर एंड सॉल्ट। ये तो केमिकल हैं, ये माइल्ड हो नहीं सकते हैं। जो शुगर एंड सॉल्ट हैं ये अपने घर के हैं और मतलब अपने किचन के हैं, तो ये हैं माइल्ड एंटीसेप्टिक खाने के लिए। ये ना एंटीसेप्टिक लगा के घाव में ना रब कर दीजिएगा इनको। ये है फूड को प्रिजर्व करने के लिए माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ कर सकते हैं आप इनको। अचार बनाते समय हल्का नमक डाल के यूज़ कर लें अपने 2-4 महीने 6 महीने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और शुगर सॉल्यूशन में भी जैसे आपने मान लीजिए स्क्वैश बना सकते हैं और या सिरप बना के रख सकते हो, तो माइल्ड एंटीसेप्टिक का काम कर लेगा। 96 कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ रिलायबल प्रोडक्ट इज़ नोन एज। अब कच्चे माल का विश्वसनीय उत्पादों में रूपांतरण कहलाता है प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी, संरक्षण या किवड़न फर्मेंटेशन तो कहलाता नहीं है, प्रिजर्वेशन भी नहीं कहलाता, संरक्षण ही नहीं, प्रोसेसिंग प्रसंस्करण बहुत एक पूरी बड़ी सब चीज़ को ले लेता है, कैनिंग को भी सब चीज़ को कवर कर लेता है, प्रोसेसिंग तो हम इसको प्रोसेसिंग बोलेंगे। ऑप्शन ए 97 मार्मलेड इज़ मेड फ्रॉम। मार्मलेड हमने बनाया, हमारे सर द्वारा बनवाया गया था। तो हम पहली बार जब हमने मार्मलेड खाया या चखा तो हम उनके छिलकों का यूज़ कर लच्छों का यूज़ किया गया था उनका, और अलग सा टेस्ट था, अच्छा लगा। और सिट्रस ऑरेंज, इसका आंसर डी है 97 का डी। 98 ड्यू टू विच देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर एंड सार टेस्ट इन विनेगर। खट्टा टेस्ट कह रहा है, सिरके के तेज गंधे में खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यह है एसिटिक एसिड की वजह से। सिरके में हम विनेगर में हम क्या करते हैं 4% मिनिमम अगर हम एसिटिक एसिड डाल दें पानी में तो वो एसिटिक वो हमारा सिरका बन जाता है और विनेगर बोलते हैं जिसको, तो वो इसी कारण होती है एसिटिक एसिड की वजह से। और साइट्रिक एसिड में ऐसी कोई स्मेल नहीं होती है, नॉर्मल होता है वो। 99 विच इज़ द केमिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। यह खाद्य संरक्षण की रासायनिक विधि कौन सी है। विच इज़ द केमिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। यह है सॉल्ट से, केमिकल सॉल्ट ही रह गया। इरेडिएशन तो मतलब होता है कि किरणों के द्वारा, किरण जैसे IR UV ऐसी रेज के थ्रू पास कराते हैं तो तब इरेडिएशन, फ्रीज करना, जमाना, और ड्राइंग हो जाता है सुखाना। तो केमिकल मेथड में आपका आ जाएगा 99 का ए सॉल्ट। निसिन इज अ कॉमनली यूज फॉर कैनिंग। जैसे मैं बता रहा था कि हम यूज़ करते हैं सोडियम बेंजोएट और KMS, लेकिन जो कैनिंग है यहाँ पे एंटीबायोटिक हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे कैनिंग फ्रूट इनमें सॉल्यूशन बन रहा है तो उसको जो बैक्टीरिया होता है, जैसे मान लीजिए कैनिंग कर लिया आपने, तो उसमें क्या होता है एक थर्मोफिलिक स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया के। मतलब थर्मोफिलिक स्पोर का मतलब ये होता है कि जो हीट में भी दबते नहीं हैं, हीट के कारण भी दबते नहीं हैं, जो हीट के कारण भी डीएक्टिवेट हुए रहते हैं, तो वो कहीं ठंडे टेम्परेचर में या फिर बाहर से दोबारा से एक्टिवेट ना हो जाए, इसलिए हम निसिन का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें टोमेटो, मशरूम और टोमेटो सब में किया जा सकता है, वो बोथ A and B करेक्ट है।
और आप में से काफ़ी लोग जॉब में हैं, तो आप किस फील्ड में और कहाँ पे जॉब पे हैं, तो आप ये कमेंट में बता दें। और भविष्य में मैं आगे को एक टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको अपनी ये PDF और क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और ये 100 क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और 2-4 बार देख के और थोड़ा नोट्स भी बना लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम से पहले उसमें थोड़ा सा जल्दी मतलब रिवाइज़ करने में आसानी होगी। आगे तक मैं आपके आगे तक बना रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा। आप बस लाइक कीजिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए और ख़ुद भी अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।